गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स अच्छे आए हुए हैं जो हमने इंडियन एक्सप्रेस मिंट प्रीमियम से लिए हैं। पहला आर्टिकल रिलेटेड है हमारे भारत वर्ड से। जैसा कि आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ भारत वर्ड यूज़ किया गया इन कंपैरिजन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इससे रिलेटेड इशू इमर्ज हो रहे हैं। अपोजिशन पार्टी कह रही है कि आप हर चीज़ का नाम बदल रहे हैं मगर डेवलपमेंट के मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यू शुड बी फोकस ऑन डेवलपमेंट, ये अपोजिशन पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है। मगर हम इस कंट्रोवर्सी से कोई मतलब नहीं है कि अपोजिशन पार्टीज़ या फिर गवर्नमेंट क्या कह रही है। हम देखते हैं आर्टिकल 1 क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज़ भारत, ये वर्ड यूज़ हुआ है। इंडिया दैट इज़ भारत, ये वर्ड यूज़ हुआ है और इसमें बताया गया है इंडिया जो है वही भारत है। इसमें भारत वर्ड को इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि ये भारत वर्ड महाभारत के टाइम से, एंशियंट टाइम से यूज़ होता आया है। तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में भारत वर्ड यूज़ हुआ है और आर्टिकल 1 किससे रिलेटेड है। ये सब चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता। मैंने इस आर्टिकल में जहाँ तक अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जाना तो आर्टिकल 1 बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरी चीज़ हमें ये भी जानना चाहिए कि भारत वर्ड यूज़ हो रहा है तो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपको मैं मोटे मोटे शब्दों में बताऊं तो हिस्टोरिकली ये वर्ड महाभारत में यूज़ होता आया, हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर में यूज़ होता आया। मगर जो इंडिया वर्ड है वो यूज़ हुआ था जो इंडस रिवर के अगल बगल लोग रहते थे। मतलब जो इंडिया वर्ड है वो इंडस रिवर से निकला है और मेजरली जो ये वर्ड है ब्रिटिशर्स के द्वारा यूज़ किया गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं अपोजिशन होता है, ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज़ होती हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं वो कहते हैं कि हमें डेवलपमेंट के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन चीज़ों पर। देखिए आगे देखते हैं हम। आगे जो इम्पोर्टेंट अदर जो पेपर है उसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल सीबीआई और सीबीआई नहीं, यूपीआई और सीबीडीसी से रिलेटेड है। आप एक चीज़ यहाँ जान लीजिए, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको माइंड मैप की फॉर्म में चाहे 2 लाइन लिखिए ज़रूर। अगर आप लिखते नहीं हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ विदिन 3 डेज़ और 4 डेज़ आप भूल जाएंगे उस टॉपिक को। तो मेरा मानना यह है कि आप 1 लाइन लिखिए, उस टॉपिक से रिलेटेड ज़रूर लिखिए, 1 शब्द लिखिए, ठीक है। और दूसरी बात, हम इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल सीबीडीसी और यूपीआई से रिलेटेड है। देखो यूपीआई जो ट्रांजैक्शन है वो फिजिकल मनी को हम डिजिटल फॉर्म में यूपीआई के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करते हैं, ठीक है। ये फिजिकल मनी को यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन किया जाता है, जबकि सीबीडीसी में डिजिटल मनी होती है, डिजिटल फॉर्मेट होता है मनी का और वो डिजिटली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किया जाता है, मगर कोई इंटरमीडिएटरी नहीं होता। देखो ये चीज़ आप अच्छे से जान लो, कोई आपको नहीं बताएगा, गारंटी ले रहा हूँ। जो सीबीडीसी होता है उसमें इंटरमीडिएटरी गायब हो जाते हैं। और ये कैसे गायब हो जाते हैं? क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या करती है? जो आपकी इंटरमीडिएटरीज होते हैं गायब कर देती है उसे, और जो ब्लॉकचेन के थ्रू एक ब्लॉक में जो चेंजेस होते हैं वो दूसरे ब्लॉक में चेंजेस ऑटोमेटिकली दिखाने लगते हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो बिटकॉइन वगैरह हैं, वो जो है केवल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। इसमें इंटरमीडिएटरीज की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यही देखो इसके नाम में ही पता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब केवल सेंट्रल बैंक का रोल रहेगा और बैंकों का जो इंटरमीडिएट बैंक होती हैं, जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इंटरमीडिएट का रोल निभाती हैं, वो उसका रोल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप जान लीजिए।
दूसरी चीज़ ये है, जब हम यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं या डिजिटली एनईएफटी से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। मतलब आजकल तो यूपीआई के थ्रू तुरंत मैसेज आता है, मगर बैक एंड पर रियल टाइम में ये ऐसा नहीं होता। मैसेज के लिए अलग सुविधा है, पैसे आपके आ जाते हैं, मगर वो उसका सेटलमेंट बाद को होता है। मगर जो सीबीडीसी है उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस ही नहीं है, क्योंकि जब इंटरमीडिएटरी नहीं है तो एक अकाउंट में जो ब्लॉक में चेंजेस आए तो ऑटोमेटिकली दूसरे अकाउंट में ब्लॉक में चेंजेस देखने को मिलेंगे। यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अगर आपने यहाँ खाते में से पैसे निकाले तो यहाँ भी आपको खाते में पैसे निकले हुए दिखेंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। अदर क्या चीज़ है कि ये जो सीबीडीसी है ये फिएट करेंसी का ही डिजिटल रूप है। देखो, कोई भी करेंसी जो होती है वो उसकी बैकिंग होती है, गवर्नमेंट उसे बैक करती है कि हम इसे लीगल टेंडर दे रहे हैं, आप इसको यूज़ करिए। देखिए, 2 रुपये की क्या वैल्यू, कुछ नहीं है, कागज़ का पत्र है। और उस कागज़ के पत्र की वैल्यू कैसे बढ़ जाती है, जब गवर्नमेंट कहती है कि हम इसे लीगल टेंडर देते हैं। अब लीगल टेंडर हो गया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। उसी तरह से सीबीडीसी भी एक लीगल टेंडर है और जिसकी वैल्यू ड्राइव की जाती है एज अ फिएट करेंसी। मतलब अगर आप एक सीबीडीसी मतलब एक डिजिटल करेंसी लेके गए आरबीआई के पास और आपने कहा कि मुझे 1 रुपया दे दो, तो आरबीआई आपको दे देगी। ये चीज़ क्रिप्टो करेंसी में नहीं थी। क्रिप्टो करेंसी कोई लीगल टेंडर नहीं था, कोई उसकी बैकिंग नहीं थी, इसलिए उसको आरबीआई ने यूज़ करने से मना किया था। अदर चीज़ आप जान लीजिए कि होती एक फिएट करेंसी की ही तरह है डिजिटल फॉर्म में, मगर ये फिएट करेंसी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिजिटल जो प्रोग्रामिंग यूज़ की जाती है। मगर जो हम लोग पैसा फिजिकली यूज़ करते हैं उसमें प्रोग्रामिंग यूज़ थोड़ी नहीं होती, उसकी बैकिंग होती है गोल्ड के थ्रू। इसकी भी बैकिंग है, मगर ये है कि डिजिटल फॉर्मेट में होगी। अब ये दूसरी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्यों ज़रूरत है सीबीडीसी की। देखो, कुछ पॉइंट है, ये आप नोट कर लो शॉर्ट फॉर्म में। कॉस्ट इफिशिएंट मैनेजमेंट, मतलब कि आपको ईजिली मैनेज हो जाएगी, आप रेगुलेशन रख सकेंगे, किसको कितना ट्रांजैक्शन हुआ आप ईजिली देख सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। कॉस्ट इफिशिएंट मैनेजमेंट है। बूस्ट टू डिजिटल इकॉनमी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब ये बूस्ट करेगी हमारी डिजिटल इकॉनमी को और फाइनेंशियल इंक्लूजन करेगी। देखो, ऑब्वियस सी बात है, जब डिजिटल करेंसी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल करेंसी यूज़ करेंगे तो ये बूस्ट तो करेगी हमारी डिजिटल इकॉनमी को। ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर डिजिटली ट्रांजैक्शन करेंगे, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होगा, एक इंडिया से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बांग्लादेश से भारत में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इंडिया से अमेरिका में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे द्वारा की जा सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है और पीपल के पास अनसर्टेन टाइम में मनी होगी। दूसरी चीज़ ये है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप जान लीजिए। बहुत सेफर पेमेंट होगा, थीफ का कोई क्राइसिस नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कोई चुरा तो नहीं लेगा, ठीक है। अब बहुत से लोग एजम्पशन लगा रहे हैं कि यूपीआई क्या ये डिजिटल करेंसी यूपीआई को रिमूव कर देगी। तो अभी नियर टर्म्स में थिंकर्स का कहना है कि यूपीआई रिमूव नहीं होगा, क्योंकि लोगों के लिए यूपीआई की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसको रिमूव करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें बताई गई हैं, कैसे टेररिज्म पर कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ईजिली किए जा सकते हैं और लोगों को ईजिली व्यापार करने में हेल्प करेगी। ये सब चीज़ें हमने फ्रंट पेज से जानी। आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो हमारे द्वारा डेली किया जाता है, पॉलिटी थ्रो एमसीक्यू। हम पूरी पॉलिटी एमसीक्यू के थ्रो कर रहे हैं, जिसकी दिशा में ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है, Who was the president of Executive Council of Interim Government of India? मतलब जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम पर, तो उसके वो प्रेसिडेंट कौन थे? तो आप ये जान लीजिए, उसके प्रेसिडेंट हमारे वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, क्योंकि हमने वाइसरॉय माउंटबेटन को सिलेक्ट किया था। तो माउंटबेटन को सिलेक्ट करने के बाद तो उनको ही हमने इसे गवर्नर जनरल के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए कि वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल का बनाया गया था, और वो भी क्या कहते हैं, गवर्नर माउंटबेटन थे। देखो, आप यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, वाइसरॉय
वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बीकम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। मतलब जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी आज़ादी से पहले, देखो कोई भी चीज़ होती है उसको पास करने के लिए या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ काउंसिल बनाई थी ब्रिटिशर्स ने। उस ब्रिटिशर्स की काउंसिल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाता था और ये सारे डिसीजन लेती थी। मतलब एक तरह से मान लीजिए कैबिनेट की तरह ये डिसीजन लेती थी जो आज कैबिनेट मिनिस्टर्स लेते हैं, ठीक है। तो ये ही इंटरिम गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी और ये ओरिजिनली वाइसरॉय के द्वारा हेडेड की जाती थी। उसके बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सेरेमोनियल पोजीशन रखी। सेरेमोनियल पोजीशन क्या होती है? बस नाम की पोजीशन है, डिसीजन इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे क्या बताया? कमांडर इन चीफ इंडिया सर क्लाउड चिनलेक रिप्लेस आफ्टर इंडिपेंडेंस बाई जनरल सर रॉब। मतलब कमांडर इन चीफ भी किसी को रिप्लेस कर दिया गया। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि वाइसरॉय की पोस्ट कहाँ से आई थी और कब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय की पोस्ट दी गई थी। आपको पता है 1858 का एक्ट जो था जिसने बहुत सारी तब्दीली की थी, ब्रिटिश क्राउन को मेन हेड बना दिया गया था और गवर्नर जनरल को नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी से थी वो छीन ली गई थी और ओवरऑल सॉवरेनिटी ब्रिटिशर्स की हो गई थी। अगला आर्टिकल देख लेते हैं इसी दिशा में हम। अगला आर्टिकल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। क्या हुआ है? विस्तारा का मर्जर हुआ है एयरलाइंस के साथ। कुछ शेयर एक एयरलाइन दूसरे एयरलाइन के खरीदते रहती है, उससे रिलेटेड ये अप्रूवल हुआ है विस्ताराज मर्जर विद एयर इंडिया। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपटीशन एक्ट 2002 के 2 से बनाया है और इसको जो है फॉर्म किया गया था 2009 में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका माइंड यहीं पर कन्फ्लिक्ट कर जाएगा क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट जो है 2002 में आया, मगर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना वो 2009 में बना। तो इसलिए ये चीज़ जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। मैंने आपको पहले जैसा बताया, स्टेचुटरी बॉडी वो बॉडी होती हैं जो किसी एक्ट के थ्रू होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से अपने आप को ड्राइव करती हैं और एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती हैं जो कैबिनेट या एग्जीक्यूटिव के द्वारा टेम्प्रेरी रूप से बनाई जाती हैं। क्या किया कंपटीशन एक्ट ने? हमारे मोनोपॉलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1960 को रिमूव कर दिया, ठीक है। इसको रिप्लेस करके कंपटीशन एक्ट आया 2002 में जिसको रिकमेंड किया गया था राघवन कमेटी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कमेटी बहुत ज़्यादा यूपीएससी के द्वारा पूछी जाती हैं जो बहुत कम चर्चा में होती। देखो तुमने जस्टिस रोहिणी की कमेटी सुनी होगी, ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड, ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, ये सुनी होगी। ये नहीं पूछेगा यूपीएससी क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहती। मगर जैसे ये राघवन कमेटी है, कंपटीशन ऑफ कमीशन इंडिया चर्चा में है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, बिजनेस पेज में आ रहा है, तो पूछेगा कि राघवन कमेटी किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए ये राघवन ही कमेटी थी जिसके थ्रू कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 आया, ठीक है, जिसने MRTP एक्ट को रिप्लेस किया जो 1969 में आया था। इसमें 1 चेयरमैन होता है, ठीक है, और 6 मेंबर होते हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडी है। आप ये चीज़ जान लीजिए, क्वासी जुडिशियल बॉडी वो होती हैं जो ओपिनियन देती हैं और बहुत सारे केसेस को अपने स्तर से सॉल्व करती हैं। बहुत सारे केसेस इनके पास आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, इसलिए इसे क्वासी जुडिशियल बॉडी कहते हैं क्योंकि ये जुडिशरी से अलग होती हैं। अब इसके फंक्शन और रोल देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल इसलिए इम्पॉर्टेंस है, कोई भी चीज़ में मोनोपॉली ना हो जाए। जैसे टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम में अगर जियो की मोनोपॉली हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा प्राइजेज हो जाएंगे टैरिफ के, ठीक है। इस प्राइजेस को कम करने के लिए बहुत सारी कंपनीज के बीच में कंपटीशन रखा जाता है टू एलिमिनेट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट ना हो, मोनोपॉली हो जाए, तो मोनोपॉली हो जाएगी तो क्या करेगी पार्टीज, मतलब कंपनीज क्या करेंगी, रेट बढ़ा देंगी, प्रॉफिट। देखो आप एक चीज़ जान लीजिए, जो सोशलिस्ट मॉडल होता है और एक कैपिटलिस्ट मॉडल होता है, तो सोशलिस्ट मॉडल जो होता है वो सोसाइटल बेस्ड होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, सोसाइटी पे फोकस किया जाता है, वेलफेयर पे फोकस किया जाता है, पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाता है। मगर कैपिटलिस्ट मॉडल जो होता है, कैपिटलिस्ट मॉडल जो होता है
वो जो है सोसाइटी को फोकस नहीं करता है, वो प्रॉफिट मोटिव होता है। ये चीज़ आप रट लो, कहीं पर ये छोटा सा लिख लो, सोशलिस्ट मॉडल वर्सेस कैपिटलिस्ट मॉडल। सोशलिस्ट मॉडल फोकस करता है क्या कहते हैं सोसाइटी के वेलफेयर पर, जबकि कैपिटलिस्ट मॉडल फोकस करता है प्रॉफिट ओरिएंटेशन पर। कोई भी चीज़ है आप उसको नोट दोबारा बार बार कीजिए, अगर आप नोट नहीं करते हैं तो मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आप इस चीज़ को भूल जाएंगे। टू एलिमिनेट प्रैक्टिस हैविंग ए एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ओपिनियन देता है कंपटीशन के इशू में, ठीक है। कंपटीशन एडवोकेसी करता है, वही बात है, अवेयरनेस फैलाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कंपटीशन से। कंज्यूमर वेलफेयर की बात की जाती है, फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है कंपटीशन पॉलिसी को, और इफ़िशियंसी कैरी आउट की जाती है, ठीक है। अब क्या है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसरो ने लॉन्च किया है आदित्य L1 मिशन। मैंने आपको पहले बताया है, एक एक वर्ड का आपको मैंने बताया कि L1 जो है वो लैग्रेंजियन पॉइंट है, और लैग्रेंजियन पॉइंट वो होते हैं किसी भी दो प्लेनेट के बीच में, जो दो प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके द्वारा वो बैलेंस किए जाते हैं, और ये बैलेंस पोजीशन निकल कर आती है। यहाँ पर फ्यूल का खर्चा कम होता है, और फ्यूल का खर्चा कम होने की वजह से यहाँ स्टेबिलिटी भी रहती है। स्टेबिलिटी की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ अपने सैटेलाइट को और ऑर्बिटरी को यहाँ पर लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो आदित्य L1 के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस आज भी करेंगे। पहले कर लेते हैं सन की कोरोना से। देखो कोरोना सन की क्या होती है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है। देखो आउटर मोस्ट लेयर होती है जो हमारे विजिबल नहीं होती है सन के, मतलब जब आउटर मोस्ट मान लो ये सन है तो ये कोरोना है, ये कोरोना समटाइम विजिबल नहीं होती। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें शॉर्ट नोट में माइंड मैप की फॉर्म में ज़रूर नोट करना चाहिए, हाई टेम्परेचर और लो डेंसिटी होती है। डेंसिटी लो होती है, टेम्परेचर तो आपको पता ही है हाई होता है, मगर डेंसिटी लो होती है ये नहीं पता होगा। डेंसिटी हाई हो सकती थी तब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता, मगर लो डेंसिटी होती है, ठीक है। और ये जब विजिबल करती है जब सोलर इक्लिप्स होता है। सोलर इक्लिप्स क्या होता है, मान लीजिए ये सन है, ये पृथ्वी है और ये मून है। मून क्या करता है, जब सन को ढक लेता है तो कुछ विजिबल लाइट यहाँ पर दिखाई देती है, ऐसे विजिबल लाइट दिखाई देगी। तो ये विजिबल लाइट जो दिखाई देती है उसकी फॉर्म में, हेलो की फॉर्म में। हेलो की फॉर्म मतलब जो यहाँ पर ऐसे लाइट इमर्ज होता है। देखो हेलो का मतलब होता है, एक वर्ड है हेलो वर्ड है, हाँ शायद हेलो की फॉर्म में यहाँ पर दिखती है। तो ये हेलो की फॉर्म में जो यहाँ पर दिखती है इसी को हम कहते हैं कि यही सन की कोरोना है। ये चीज़ हमने जान ली, लैग्रेंज पॉइंट हमने जान लिया, इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल लगता है ट्रू बॉडीज़ के बीच में, ये चीज़ हमने जानी। फिर दूसरी चीज़ जानी कि जो 7 पेलोड्स हैं इसके अंदर आदित्य L1 के मिशन के अंदर, तो ये फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कोरोना, इलेक्ट्रोमैग्नेट पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करेगी, ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि पोलर सैटेलाइट, चलो उस दिन बताया था तो क्या हुआ, आज फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वो व्हीकल होते हैं जो किसी पृथ्वी के पोल पर ज़्यादा फोकस करते हैं, पोल टू पोल मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और ये 4 स्टेज होते हैं, 4 स्टेज होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज जो होती है सॉलिड स्टेज होती है और बाकी 3 स्टेज लिक्विड स्टेज होती हैं। और ये पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था जो इक्विप्ड किया था लिक्विड स्टेज से, जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने आपको रिवाइज कर दिया ये। अब मैंने ये बताया था सन सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होते हैं, जो सन के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। सन के साथ सिंक्रोनाइज होने का क्या मतलब, पर डे, देखो ये सन है और ये पृथ्वी है और ये सैटेलाइट है, ये पृथ्वी है और ये सैटेलाइट है, यहाँ पर ये पर डे जो है इसी टाइम पर आएंगे, मतलब पर डे इस टाइम पर आएंगे, ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे, सब जगह को लेते हुए पर डे इसी टाइम पर आएंगे। जबकि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट मैंने बताया था पृथ्वी के साथ साथ चलता है, अगर यहाँ पर है तो ये इसके साथ साथ यहाँ चलेगा, यहाँ पर है पृथ्वी की लोकेशन, यहाँ मतलब अमेरिका की लोकेशन यहाँ आ गई तो ये भी यहाँ आ जाएगा, अब अमेरिका की लोकेशन यहाँ आ गई तो ये भी यहाँ आ जाएगा। तो आप ये चीज़ जान लीजिए, जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं वो पृथ्वी के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। पृथ्वी के साथ सिंक्रोनाइज का क्या मतलब है कि वो एक ही लोकेशन पर पूरा दिन फोकस करते हैं, जबकि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होते हैं वो सन के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, वो एक लोकेशन पर डे तो
लोकेट होते ही हैं एक टाइम पर, मगर सारे टाइम एक ही लोकेशन पर फोकस नहीं करते हैं। तो ये आज के हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इन आर्टिकल को बनाने में, कोई कमी हो जाती है तो उसको हम आगे सही भी करते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।